हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें हम सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरोप में और रशिया में रेवोल्यूशन कैसे आया, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ये हमारा टॉपिक है आज का। सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में, क्या क्या वेराइटीज हैं सोशलिज्म की। सोशलिज्म एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसीलिए बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने देगा कौन? आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए तो मैं हूँ, ठीक है। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism। यानी कि बहुत ज्यादा जनता ये सोचती थी कि सोशलिज्म के बेसिस पे ही सोसाइटी को चलना चाहिए। It was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका मानना था कि प्राइवेट कुछ होना ही नहीं चाहिए, किसी के पास खुद की कुछ प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। जो लोग सोशलिज्म के फॉलोअर्स थे उनका मानना था ये। उनका मानना था कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ही है सारी बुरी बलाओं की जड़ है। वो हर बुरा काम जो सोसाइटी में हो रहा है उसकी जड़ है प्राइवेट ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन आप देखिए लोगों के बीच में केसेस क्यों होते हैं। मेरी जमीन उसने हड़प ली, उसकी जमीन पे मैंने पैर रख दिया, उसने मेरे साथ लड़ाई लड़ाई कर ली, ठीक है। मैंने हमारे प्लॉट्स में थोड़ा बहुत गैप आ गया, थोड़ा सा मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्लॉट में अपनी जगह को बढ़ाने का प्रयास करता है, इन बातों पे काफी लड़ाई होती है। तो इस बात को गलत मानते हैं सोशलिस्ट। Individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gains and not with the welfare of those who made the property productive। कि भाई देखिए, अगर एक खेत है, मेरे पास एक खेत है और मैंने उसमें 4 मजदूरों को काम पर लगाया है। 4 workers are working for me in the field that I own। ठीक है, सो उन वर्कर्स को मैं उस काम के बदले सैलरी दे रही हूँ। लेकिन सोशलिस्ट मानते थे कि उस सैलरी के सिवा मैं उन वर्कर्स के लिए क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल दैट आर मेकिंग माई प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अगर वो वर्कर्स मेरे खेत में काम नहीं करेंगे तो मेरे खेत में काम होगा ही नहीं। मेरे खेत में खेती हो किसकी वजह से रही है? वर्कर्स की वजह से रही है, लेकिन उनको मैं इतना क्रेडिट नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है। इसी बात के अगेंस्ट थे सोशलिस्ट। So, if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। Socialists wanted this change and campaigned for it। Socialists का मानना था कि अगर प्राइवेट ओनरशिप ना हो और हर चीज सरकार ओन करे या फिर सभी लोग मिलकर ओन करें, जैसे कि पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सारी बातें तो आज के दिन भी हम पब्लिकली ओन चीजें हैं ना ये। तो अगर यही सब हर फील्ड में ये सब इम्प्लीमेंट किया जाए तो सबको हर वो चीज मिलेगी जिसकी उनको इच्छा है, ठीक है। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? लेकिन ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी क्यों? अब मान लीजिए कि अगर मुझे पता है कि मैं कुछ भी काम अगर नहीं करूंगी दिन में, फिर भी शाम को मुझे 2 रोटियां मिलेंगी खाने को, तो फिर मैं काम करूंगी क्यों? जैसे रिसोर्सेज किसी 15 घंटे पढ़ने वाले को मिल रही है, 15 घंटे पढ़ाने वाले को या मेहनत करने वाले को मिल रही है, वैसे ही सेम रिसोर्सेज सोशलिस्ट सोसाइटी में मुझे भी मिलेंगी। तो फिर मैं काम करूंगी क्यों? मैं तो आलसी होकर सारा दिन टीवी देखती रहूंगी, है कि नहीं? Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives। यहाँ पे देखिए, कोऑपरेटिव यानी को एंड ऑपरेटिव दो शब्दों को मिलाकर ये बना हुआ है। को का मतलब साथ में, ऑपरेट मतलब चलाना। यानी जब बहुत सारे लोग साथ में आकर किसी एक चीज पर काम करते हैं, उसे चलाने में मदद करते हैं, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का भारत में एग्जाम्पल दे दो भाई, अमूल दूध, ठीक है। अमूल मिल्क जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है? उसका कोई एक ओनर नहीं है, उसके 3.6 मिलियन या फिर मैं कहूँ 36 लाख, 36 लाख सुबह सुबह भैंसों को रखने वाले लोग हैं जो इस अमूल दूध का हिस्सा हैं। अभी ये जो 36 लाख लोग हैं, ये डेली सुबह सुबह अपनी भैंसों का दूध निकालते हैं। वहां से वो दूध इन्हीं के पैसे की वजह से, ये जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा उठाते हैं, और वो फाइनली उन इंडस्ट्रीज में आता है जहाँ पे मशीन्स भी इन्होंने ही पैसा आपस में बांट के कंट्रीब्यूट करके कॉन्ट्री करके वो मशीन्स खरीद रखी हैं। वहां से वो दूध पैक होके हर जगह जाता है और उसका जो प्रॉफिट आता है वो इन्हीं सारे किसानों में, ये जो है ना दूध रखने वाले, भैंस पालने वाले जो लोग हैं, इनमें इक्वली फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जांपल भारत में क्या है? अमूल, ठीक है। रॉबर्ट ओवन,
a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. रॉबर्ट ओवन जो थे वो एक इंग्लिश मर्चेंट थे, इंग्लिश बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का प्रयास किया था न्यू हार्मनी के नाम से। कहाँ पे? इंडियाना में। इंडियाना भारत की बात नहीं हो रही है, यूएसए में एक स्टेट है इंडियाना, ठीक है। अदर सोशलिस्ट्स फेल्ट that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. बहुत सारे सोशलिस्ट का मानना था कि भाई अगर सिर्फ व्यक्ति आपस में डिसाइड करके कोऑपरेटिव स्टार्ट करे तो वो लार्ज स्केल पे शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और कोऑपरेटिव्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि जनता कोऑपरेटिव्स में इन्वॉल्व हो। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. अभी फ्रांस के एक सोशलिस्ट व्यक्ति का नाम आ गया यहाँ पे, लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक, ठीक है। अच्छा, वो जो व्यक्ति थे ब्रिटेन के जो सोशलिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ओवन। जैसे मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे साइड में, ऐसे आप लोग भी लिख लिया करो, बहुत काम आएगी ये चीजें रिविजन करते हुए। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members. यानी भाई जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है काम में उसको उतना ही प्रॉफिट दे दो, ठीक है, और सारे मिलके साथ में काम कर लो। कार्ल मार्क्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। कार्ल मार्क्स, इनका तो नाम ही नहीं भूलना जीवन में। ये तो ऐसे व्यक्ति है जिनकी वजह से आज के दिन मैं ये कह रही हूँ करोड़ों अरबों लोगों की आइडियोलॉजी इन्होंने बदली है, ठीक है। And Frederick Engels, ये भी very important, added other ideas to this body of argument. Marx argued that industrial society was capitalist. मार्क्स ने इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, जिसमें इंडस्ट्रीज में कुछ ओनर्स होंगे, वो वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, इसे कैपिटलिस्ट का नाम दिया। कैपिटलिस्ट owned the capital invested in factories and the profit of capitalist was produced by worker. कैपिटलिस्ट कौन है? जिसके पास, जिसकी खुद की जमीन है, उस जमीन पर उसकी खुद की एक फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री के सारे औजार उसके खुद के खरीदे हुए हैं। सो पूरी चीजों को कौन ओन कर रहा है? कैपिटलिस्ट ओन कर रहा है, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ओन कर रहा है। लेकिन उन फैक्ट्री की जो वो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं, उनको यूज करके उनको प्रोडक्टिव कौन बना रहा है? उनसे सामान मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? लेबरर्स कर रहे हैं। लेकिन लेबरर्स को क्रेडिट मिलता ही नहीं। सारा का सारा प्रॉफिट, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा हमारे कैपिटलिस्ट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जिसकी वो कंपनी है, ओके। The conditions of workers could not improve as long as this profit was accommodated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको खुद ही कैपिटलिस्ट, अपने जो लीडर्स हैं, ओनर्स हैं, फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, उनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये कैपिटलिस्ट बैठे हैं, जब तक ये लोग मशीनों पर कब्जा कर कर बैठे हैं, तब तक लेबरर्स का भला नहीं हो सकता। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. मार्क्स बहुत बहुत मतलब डीपली इस बात में विश्वास करते थे कि भाई फ्यूचर तो ऐसा ही होगा, फ्यूचर इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वर्कर्स को रियलाइज होगा कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो मशीनों के मालिक हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, वो उनके साथ गलत कर रहे हैं। वो लेबरर्स अपने जो बॉस हैं उनके खिलाफ बगावत करेंगे, उनको ओवरथ्रो करेंगे, और उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना होगी जहाँ पे सोशलिज्म होगा, जहाँ पे सारी रिसोर्सेज लेबरर्स को फोकस करते हुए इक्वली सब में बटी हुई होगी। कार्ल मार्क्स मानते थे कि ऐसा ही होगा फ्यूचर। पर क्या फ्यूचर ऐसा है? प्रेजेंटली तो नहीं, और फ्यूचर का हम कह नहीं सकते। मे बी ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। हाँ तो भैया सपोर्ट फॉर सोशलिज्म की बात कर लेते हैं। सोशलिज्म को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था? By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. 1870 के आसपास सोशलिज्म जो है, इसकी जो विचारधारा है, ये पूरी यूरोप में फैल गई।
To coordinate their efforts, socialists formed an international body. इंटरनेशनल बॉडी यानी उस टाइम पे जो कंट्रीज थी यूरोप की, उन सब में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, जैसे आज के दिन यूनाइटेड नेशंस है या फिर नाटो है, NATO, नेटो जिसको कहते हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी आज से 150 साल पहले बना ली थी यूरोपियंस ने। उसका नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल। क्या नाम था भाई? यहाँ पे इसको मार्क कर लो, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for better living and working conditions। जो जर्मनी एंड इंग्लैंड के वर्कर्स थे उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में कुछ विद्रोह करने शुरू कर दिए, कुछ रिबेल्स करने शुरू कर दिए। किस काम के लिए? बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, कि भाई अंधेरे में सारा दिन काम मत करवाओ, थोड़ी हवा भी लगने दो, ऐसी कंडीशंस दो हमें जहाँ पे इंसान काम कर सके, ठीक है। एंड वर्किंग बेटर लिविंग कंडीशंस। इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना उस टाइम पे, एक टाइम पे लंदन में, कि लोग जैसे आज के दिन मुंबई के स्लम्स में रहते हैं ना, आपने सुना होगा कौन सा ये धारावी स्लम्स जो है, ये मुंबई की नहीं, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्लम्स हैं और ये मुंबई में है। बहुत सारी जनता रहती है यहाँ पे, मूवीज वगैरह में देखा भी होगा ना आपने, इनके फोटोज वगैरह देखे होंगे। इस टाइप से इंग्लैंड में ये लोग रह रहे थे। तो इंग्लैंड के जो लंदन के जो लोग थे उन्होंने बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए कि भी हमारा रहने का स्थान भी थोड़ा अच्छा बनाओ, है काम कर रहे हैं तुम्हारे नाम का। They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction in working hours and the right to vote। इनकी भाई कुछ डिमांडें थी, ये जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, डिमांड्स नहीं डिमांडें थी इनकी, ओके। क्या डिमांड्स थी इनकी? सबसे पहले तो इन्होंने कहा भाई हमें वोट करने का राइट दो, ताकि सरकार में हमारे भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ सके। रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो वो हमारे दुखों को रिजॉर्ट कर सकते हैं, जनता के सामने ला सकते हैं और हमारे दुख भी सुने जाएंगे, ठीक है। सेकंड, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे बुला के शाम को रात को 10 बजे तक तुम लोग हमसे काम करवा रहे हो, ये चीज गलत है। कुछ आवर्स फिक्स कर दो, इतने घंटे, 6 घंटे 8 घंटे काम करना है, इतना करो, इससे ज्यादा मत करवाओ। इंसान है हम, सोशल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है। इसके अलावा इन्होंने एक फंड का मतलब फंड्स भी इन्होंने स्थापित करने शुरू कर दिए, जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 10-15 ये लोग एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे किसी के घर पे किसी के बेटे की शादी आ गई तो शादी में खर्चा हो गया, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो 2 महीने काम नहीं कर पाया, उसका शरीर में दिक्कत आ गई कुछ, उस टाइम पे वो खाना कैसे खाएगा फिर? तो बाकी के जो उसके साथ के फैक्ट्री के वर्कर्स हैं या फिर बाकी उस वो जिस यूनियन का हिस्सा है उसके जो वर्कर्स हैं वो कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके एक डोनेशन कर लेते हैं, फंड्स रेज कर लेते हैं और उस व्यक्ति की सहायता कर देते हैं। In Germany, these associations worked closely with the Socialist Democratic Party and helped it win parliamentary seats। जर्मनी में थोड़ा और आगे बढ़ गए सोशलिस्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पे जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किया और इवेंचुअली इन्हीं की वजह से, इन्हीं के सपोर्ट की वजह से, इन सोशलिस्ट्स के सपोर्ट की वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्लियामेंट के इलेक्शंस जीत भी गई। In 1905, socialist and trade unions formed a labor party in Britain। अब ब्रिटेन में बन गई लेबर पार्टी जो आज के दिन भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेबर पार्टी 1905 में बनी, कहाँ बनी? ब्रिटेन में बनी। इसके अलावा फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। क्या? सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। इन दोनों के आइडियाज ऑलमोस्ट सेम थे। सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांस। I hope I am being very clear. Okay. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। 1914 तक सोशलिस्ट जो है सरकार बनाने में सक्षम नहीं थे। यूरोप में कहीं पे भी सोशलिस्ट्स की सरकार नहीं आई। Represented by strong figures in parliamentary policies, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals। लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स ये बहुत ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे ये लोग। तो ये लोग ज्यादा मतलब ताकत में, सत्ता में थे। सोशलिस्ट थोड़े बहुत बदलाव अपने फेवर में ला पाते थे बट कंप्लीटली पॉलिसीज को नहीं, फेरबदल नहीं कर पा रहे थे वो लोग। ओहो मारकाट मची हुई है, देख लो। मस्केट राइफल्स ले रखी हैं, ये आगे चाकू लगा हुआ है इनकी राइफल्स पे। मस्केट राइफल ही कहते हैं मेरे ख्याल से इनको, पता नहीं, आई एम नॉट वेरी गुड विद इट। ओके, ये एक पेंटिंग है पेरिस कम्यून की। इस पेंटिंग का ही नाम मतलब पेरिस कम्यून रखा गया। 1871 में एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसके नाम पे इस पेंटिंग का नाम रखा गया है। इट पोर्ट्रेज अ सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च एंड मई 1871।
This was a period when the town council or commune of Paris was taken over by people's government consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists and others. पेरिस फ्रांस में है, वहां पे 1871 में एक रेवोल्यूशन होता है फिर से, जिसको रेवोल्यूशन नहीं कहा गया है इतिहास में, उसको कहा गया है पेरिस कम्यून ऑफ 1871। कम्यून थी वहां पे एक ऐसी, मतलब आप मान लीजिए पार्लियामेंट टाइप का सिस्टम था जिसमें सिर्फ अभी भी एलिट्स बैठते थे। उसको रिप्लेस करके जो कॉमन जनता थी, जो सरकारी अधिकारी थे, प्रोफेशनल्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कुछ जो आम जनता थी, उसने ओवरटेक किया था। द अपराइजिंग इमर्ज्ड अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट against the policies of French state. The Paris Commune was ultimately crushed by government rules, but it was celebrated by socialists all over the world over as a prelude to a socialist revolution. सोशलिज्म के लिए था ये रेवोल्यूशन। आम जनता ने आकर, जो सत्ताधारी लोग बैठे थे, पावर में बैठे थे, उनको रिमूव करने का प्रयास किया था, तो था तो ये सोशलिज्म का एक क्या कहते हैं, इनिशिएटिव लगा लो। हालांकि इसको जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने खत्म कर दिया था, लोगों को मारा उन्होंने, लोगों के खिलाफ मतलब बंदूकें उन्होंने भी चलाई, फौज को बुला लिया था। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लड़ रहे हैं ना एक तरफ, अभी ये हार तो गए थे, बट ये शुरुआत थी पूरी दुनिया के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो सोशलिज्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है। The Paris Commune is also popularly remembered for two important legacies. One for its association with the workers' red flag, that was the flag adopted by communards or revolutionaries in Paris. Two for the Marseillaise. Originally written as a war song in 1792, it became symbol of the Commune and of the struggle for liberty. कहने का मतलब है कि पेरिस कम्यून जो है, ये जो पूरा इवेंट था, ये मेनली दो चीज़ों की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ था। एक इनका पेरिस का फ्लैग था और एक गाना था जिसको कहते हैं मार्सेलिस, ठीक है। ये वॉर सॉन्ग के तौर पर लिखा गया था 1792 में, लेकिन धीरे धीरे ये जो गाना है ये पहचान बन गई थी इस रेवोल्यूशन की जो अभी हो रहा है 1871 में। इतना समझ में आ गया हो तो रशियन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े। हाँ जी, तो देखो ये क्या है, ये फोटो आप देखिए, कितना वायलेंट फोटो है ये, इसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में लोगों के बीच में। तो ये पेंटिंग जो है ये पेरिस कम्यून के बारे में बनाई गई है जो 1871 में हुआ था। वैसे तो फ्रांस में रेवोल्यूशन 1789 में ही हो गया था, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हुई थी, लेकिन फिर से नेपोलियन ने आके सब कुछ खराब कर दिया था। उसके बाद फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हुई थी। आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो फ्रांस है ना, उसको पता है क्या कहते हैं? लैबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स कि पॉलिटिक्स को लेकर जितने एक्सपेरिमेंट फ्रांस में किए गए हैं, इतने एक्सपेरिमेंट दुनिया में किसी देश में नहीं हुए हैं। ये लोग एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको भी अपने देश में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, संविधान अब बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसा करते हैं, पहले सबसे पहले संविधान लागू कर लेते हैं, फिर से ना ऐसा करते हैं थोड़े दिनों के बाद इस संविधान को ही चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने देश में, फ्रांसीसियों ने। सो हुआ ये था कि 1871 में भी पावर में मेनली बहुत जो रिच पीपल थे, एलिट्स थे, वही पावर में थे, यानी सत्ताधारी लोग, अमीर लोग ही हुआ करते थे। तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको सत्ता से हटाने के लिए, उनको पावर से हटाने के लिए रिबेलियन किया, विद्रोह किया लोगों ने। किन लोगों ने? द पीपल, ऑर्डिनरी पीपल कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, वर्किंग क्लास थी जिसमें, ओके, ऑर्डिनरी पीपल थी, प्रोफेशनल्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और कुछ आम जनता और थी, बेकर्स और ये शू मेकर्स वगैरह। इन्होंने रिबेल तो किया, लेकिन इस अपराइजिंग को क्या किया गया? फ्रांस ने मिलिट्री को यूज करके दबा दिया। हालांकि ये अपराइजिंग जो है, ये विद्रोह जो है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के सोशलिस्ट जो थे उन्होंने इस अपराइजिंग को सपोर्ट किया था, सेलिब्रेट किया था। क्यों? क्योंकि दुनिया में सोशलिज्म को लेकर पहली अपराइजिंग, पहला विद्रोह था ये। और इसके बाद तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे देशों में एक रैली सी शुरू हो जाती है कि भाई हाँ, इसमें भी सोशलिज्म आ गया, इसमें भी सोशलिज्म आ गया, यहाँ के लोग भी अब सोशलिज्म चाहते हैं, फलाना ढिमकाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत पते की एक बात बताती हूँ, भारत में भी 1991 तक जो हमारी सरकार थी वो खुलकर तो नहीं कहती थी कि भाई हम लोग जो है सोशलिस्ट हैं। अब आप कहोगे कि नहीं मैम, मैंने प्रियम्बल पढ़ रखा है भारत के संविधान का,
और प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत जो है वो एक सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो एक सपना है कि भारत के संविधान को मतलब फ्यूचर में क्या पता अगर कभी कोई लॉ आए तो इन विचारधाराओं के बेसिस पे वो लॉ आना चाहिए। ये एनफोर्सिएबल नहीं है। जो प्रियम्बल है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। अब प्रियम्बल में सोशलिस्ट दे रखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सोशलिस्ट हो गया। मैं क्यों कह रही हूँ कि 1991 से भारत सोशलिस्ट टाइप का था, क्योंकि 1991 से पहले की जो सरकारें थी वो सोशलिज्म की धारणा में विश्वास रखती थी। इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए आप। इंदिरा गांधी ने कॉरपोरेट्स पर, कई कॉरपोरेट्स पर यानी जो बिजनेस हाउसेस थे उन पर कुछों पर तो 97% टैक्स भी लगा दिया था। यानी आप मान लीजिए कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही हूँ, उसमें से 97 रुपीज़ मुझे टैक्स के तौर पे करना पड़ रहा है। तो एज अ बिजनेसमैन मैं देश में क्यों रहूंगी? अगर मैं देश में नहीं रहना चाहूंगी, मैं अपनी कंपनी को बेचकर या फिर अपनी कंपनी को डिजर्ट करके खाली छोड़कर किसी दूसरे देश में अगर मैं भाग जाऊं तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा हमारे देश का। अब आप कहोगे कि मैम नुकसान कैसे होगा? नुकसान होगा इसलिए क्योंकि अगर मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है तो उसमें मैंने 10 वर्कर्स को एम्प्लॉय भी कर रखा है। ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट उनको मैं दे रही हूँ, उनको मैं रोजगार दे रही हूँ। अगर मेरी कंपनी ही नहीं होगी तो वो 10 लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे। मेरी कंपनी की वजह से वो कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगी कि जो हमारी 1991 से पहले की सरकारें थी उनकी पॉलिसीज बहुत सपोर्टिव नहीं थी। वो ज़्यादा गरीबी, आपको आपको पता भी होगा इंदिरा गांधी का जो नारा था वो था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का नारा था इंदिरा गांधी का। वो यही है कि सबको सब्सिडीज दो, सबको पैसे दो, घर पे जा जाके सबको सिलेंडर्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड करो। 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चावल, इस तरीके से उनको खाना प्रोवाइड करो। लेकिन ये चीज़ें ओवरऑल एक देखा जाए तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जनता आलसी हो जाती है अगर उन्हें फ्री में सब कुछ मिले तो। इस रीज़न से एक लिमिट तक ही सब्सिडीज़ को रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसानों की फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी बहुत अच्छी है। अब हम वापस टू द पॉइंट आते हैं। हम बहुत आगे निकल गए, मैं आपको बातें बताते बताते पता नहीं कहाँ निकल जाती हूँ। बट एनीवे, ये जो एक इवेंट था जिसको हम पेरिस कम्यून कहते हैं, इसमें कम्यून यानी कि जो उस टाइम पे सत्ता थी, उस टाइम पे जो पावर में लोग थे उनको हटाने का प्रयास किया गया था आम जनता के द्वारा। इसी को कहते हैं पेरिस कम्यून ऑफ 1871। इसको पूरी दुनिया के सोशलिस्ट्स ने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये सोशलिज्म को लेकर पहला विद्रोह था दुनिया में। और इसके बाद तकरीबन तकरीबन बहुत सारे देशों में सोशलिज्म जो है वो फेमस हो गया था। सो इवन भारत के जो सोशलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा एक ये जो पेरिस कम्यून था ये मेनली दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है आज के दिन भी। और वो है सबसे पहले तो इनका रेड फ्लैग, वर्कर्स रेड फ्लैग। उस टाइम के वर्कर्स ने एक लाल झंडा खुद के लिए बनाया था, उसको कहते हैं वर्कर्स रेड फ्लैग। एक तो ये जो पेरिस कम्यून है ये उसकी वजह से जाना जाता है। एंड सेकेंड है मार्सेल्स, मार्सेलेस। इसका मतलब है एक गाना था ये, जो कि एक्चुअली 1792 में लिखा गया था। लेकिन बाद में ये जो कम्यून के लोग थे इन्होंने इस गाने को गाना शुरू कर दिया और ये गाना बन गया इस पूरे मूवमेंट का सिंबल। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रशियन रेवोल्यूशन का। रशियन रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में स्टार्ट किया तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।